द लास्ट लेसन, जो कि अल्फांसो डॉडेट द्वारा लिखा गया है। तो इस लेसन को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ इस लेसन के बारे में जान लेते हैं। तो लेसन की शुरुआत होती है, द प्रूसियन फोर्सेस अंडर बिस्मार्क अटैक फ्रांस इन द ईयर 1870। इसमें कहा गया है कि प्रूसियन की सेना ने बिस्मार्क के नेतृत्व में फ्रांस पर 1870 में हमला किया। प्रूसियन की सेना 3 देशों को मिलाकर बनी हुई थी, जर्मनी, पोलैंड और कुछ थोड़ा सा भाग ऑस्ट्रिया को लेकर। और ये तीनों देशों ने मिलकर एक सेना बनाई थी जिसको प्रूसिया की सेना कहते थे, और इसने 1870 में जो है फ्रांस पर हमला कर दिया। ऑल द जर्मन स्टूड बाय प्रूसिया एंड फ्रांस वाज डिफीटेड। और जितने भी प्रूसिया के साथ लोग थे वो जर्मनी के सेना के लोग थे, उन्होंने मिलकर फ्रांस को हरा दिया। द फ्रांस डिस्ट्रिक्ट अल्सास एंड लॉरेन पास्ड इनटू प्रूसियन हैंड्स। और फ्रांस के 2 शहर अल्सास और लॉरेन, ये दोनों शहर में जो है प्रूसिया के हाथों में चले गए, अर्थात जर्मनी के हाथों में चले गए। वहां पर बिस्मार्क का कब्जा हो गया। प्रूसियन रूलर्स डिसअलाउड द टीचिंग ऑफ फ्रांस इन द स्कूल्स ऑफ दिस 2 डिस्ट्रिक्ट। और प्रूसिया के शासक थे, उन्होंने मनाही कर दी, डिसअलाउड कर दिया कि अब फ्रांस के इन 2 जिलों के, अल्सास और लॉरेन के 2 जिलों के स्कूलों में अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। द फ्रेंच टीचर्स इन दीस स्कूल्स वर आस्क्ड टू लीव। और जो फ्रेंच के टीचर्स थे, माने फ्रेंच पढ़ाने वाले जो टीचर थे, उनको कहा गया कि अब आप लोग इन 2 जिलों को छोड़कर चले जाइए, यहाँ 2 जिलों में फ्रेंच जो है नहीं पढ़ाई जाएगी, अब यहाँ पे जर्मन पढ़ाई जाएगी। दिस स्टोरी डिस्क्राइब द लास्ट डे ऑफ वन सच फ्रेंच टीचर इन ए फ्रेंच स्कूल। ही गिव्स हिज लास्ट लेसन टू हिज स्टूडेंट्स विद एज मच डिवोशन एंड सिंसियरिटी एज एवर। और ये कहानी ये बताती है कि एक ऐसे ही फ्रेंच टीचर जो कि अपने आखिरी क्लास को ले रहे हैं, लास्ट क्लास को ले रहे हैं, और वो कितने डिवोशन से, कितने मन लगा के अपना आखिरी पाठ बच्चों को पढ़ा रहे, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे, ये कहानी ये दर्शाती है। क्लियर? तो अब चलते हैं लेसन की शुरुआत में कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट मॉर्निंग एंड वॉज ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग। मैंने स्कूल के लिए बहुत देर से तैयार हुआ, बहुत देर से मतलब सोकर उठा तो देर से तैयार हुआ, और बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मुझे, स्कॉल्डिंग डांटे जाने का बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। क्यों डांटा जा रहा था? स्पेशली बिकॉज एम हेमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चंस अस ऑन पार्टिसिपल्स एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। मुख्यतः जो एम हेमेल थे, यानी उसके जो टीचर थे, उन्होंने कहा था कि वो उसके साथ प्रश्न पूछेंगे कुछ पर, पार्टिसिपल्स पर, और आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और इसमें जो स्टूडेंट है वो कहता है कि मुझे उसके बारे में एक भी शब्द नहीं याद था, एक भी लाइन मैंने पार्टिसिपल्स पर नहीं याद की हुई थी, इसीलिए मुझे वहां पर स्कूल जाने में डांटे जाने का डर था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, एक क्षण के लिए मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, कि मैं भाग जाऊं और अपना दिन जो है स्कूल से बाहर बिना गए स्कूल बिता दूं, मतलब घूम फिर कर बिता दूं। इट वॉज वार्म सो ब्राइट, मतलब अब दिन के बारे में बता रहा है कि दिन जो था गर्म था, बहुत ही ज्यादा चमकीला था। द बर्ड्स वाज क्रीपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। और जो चिड़िया थी वो जंगल के किनारे, एज ऑफ द वुड्स मतलब जंगल के किनारे चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल प्रूसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और जो सॉ मिल मतलब आरा मशीन जो है, आरा मशीन के पीछे वाले क्षेत्र में, ओपन फील्ड खुले मैदान में, प्रूसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। प्रूसियन जो सोल्जर थे, प्रूसिया के जो सिपाही थे, वो ड्रिल कर रहे थे, अर्थात वो सेना का मतलब युद्ध का अभ्यास कर रहे थे, युद्धाभ्यास कर रहे थे। ड्रिल का मतलब युद्धाभ्यास होता है, युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स ऑन पार्टिसिपल। और ये सब मेरे लिए बहुत ज्यादा आकर्षक था पार्टिसिपल्स के रूल के मुकाबले, अर्थात यहाँ पे कह रहा है कि ये सब चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा लुभावनी थी, जबकि वहां पे पार्टिसिपल सुना के जो मैं वहां डाटा जाना था, मुझे उसकी जगह पर ये सब चीजें मुझे बहुत ज्यादा लुभा रही थी। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। और लेकिन मेरे अंदर इतनी क्षमता थी, मेरे अंदर इतना विल पावर थी कि मैं इसका विरोध कर सका, अपने मन को मैं दबा सका कि मुझे घूमना नहीं जाना है, मुझे स्कूल जाना है। और जल्दी जल्दी में मैंने स्कूल के लिए निकल पड़ा, हरीड ऑफ द स्कूल, जल्दी जल्दी में मैं स्कूल के लिए निकल पड़ा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of bulletin board. जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, When I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, there was a crowd in front of bulletin board. बुलेटिन बोर्ड के ठीक सामने ढेर सारी भीड़ थी, क्राउड था, बहुत सारी भीड़ थी। For the last 2 years, क्योंकि पिछले 2 सालों से all our bad news had come from there, कि जितनी भी हम लोगों की बुरी खबरें थी वो वहीं से आई थी। अर्थात जो बता रहा है कि जो बुलेटिन बोर्ड था
वो वहाँ पर पिछले 2 साल से जो खबरें प्रकाशित की जा रही थी वो वहीं से आ रही थी। बुलेटिन बोर्ड किसे कहते हैं? जैसे हम लोग घर में जो अखबार आता है, न्यूज़पेपर आता है, उसी को पहले लोग न्यूज़पेपर ना आकर बाहर बड़े बड़े बोर्डों पे सूचनाएं लिख दी जाती थी, जिसे हम लोग बुलेटिन बोर्ड पढ़ते थे। वहां पे जाकर लोग सूचना को पढ़ते थे। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, कैसे कैसी बुरी खबरें। तो युद्ध के हारने की खबर, जो सरकारी गजट जारी होता है, सरकारी आदेश जारी होता है, वो खबर, या फिर कमांडिंग ऑफिसर जो सेना के कमांडिंग ऑफिसर थे उनकी जो आदेश थे, वो सारे आदेश मुझे हम लोगों को वहीं से पता लगते थे, बुलेटिन बोर्ड से। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा टू माई सेल्फ, अपने आप से ही पूछा, मैंने अपने आप में ही सोचा, किसी से पूछा नहीं, अपने आप में ही सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, कि व्हाट कैन बी मैटर नाउ, अब क्या मामला हो गया। मतलब लोग वहां इकट्ठा थे तो मामला क्या हो गया, ये चीज जो है उस लड़के ने अपने मन में सोची। देन एज हरीड बाई द फास्ट एज आई कुड गो, मतलब और तब मैं जल्दबाजी में जितनी तेज जा सकता था उतनी तेज जा रहा था, क्योंकि स्कूल पहुंचना था उसे और देर से मैं स्कूल के लिए निकला था, इसीलिए वो बहुत तेजी तेजी से जा रहा था। द ब्लैक स्मिथ वॉचर, और जो ब्लैक स्मिथ था, एक वहां पे एक लोहार था वॉचर नाम का, हु वाज देयर, जो वहीं पर था, विद हिज अप्रेंटिस, जो कि अपने सहायक के साथ वहां पे आया था। किस लिए आया था? रीडिंग द बुलेटिन, समाचार को पढ़ने के लिए अपने सहायक के साथ वॉचर नाम का एक लोहार वहां पे आया था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से बुलाकर कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, बच्चे इतनी तेज मत जाओ, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल बहुत सही समय पहुंच जाओगे, जब तुम स्कूल पहुंचोगे तो स्कूल शुरू होने में समय होगा। ये चीज जो है वॉचर ने उस लड़के को पीछे से बुलाकर कही। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरे साथ मजाक कर रहा है। एंड रीच्ड एम हेमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और अपनी पूरी ताकत से दौड़ते भागते हुए हाफते हुए, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ मतलब हाफते हुए, एम हेमेल के छोटे से बगीचे में मैं पहुंच गया। यूजुअली, सामान्यतः, व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरू होता है, देयर वाज ए ग्रेट बस्टर, बहुत ढेर सारा शोर शराबा होता है, विच कुड बी हियर आउट ऑफ इन द स्ट्रीट, जो कि स्कूल से बाहर सड़कों तक सुना जा सकता था, इतना शोर होता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क्स, मतलब कैसा शोर होता था कि बेंचों के खोलने बंद होने का, मतलब बेंच खोली जाती थी, बंद हो की जाती थी, दराज खींची जाती, दराज बंद की जाती थी, इस टाइप के शोर। लेसन्स रिपीटिंग इन यूनिसन, एक साथ पाठ को दोहराने का शोर, मतलब एक साथ जब मिलकर शोर, लोग बच्चे पाठ को दोहराते थे, उसका शोर। वेरी लाउड, बहुत तेज, मतलब पाठ दोहराया कैसे जाता था, बहुत तेज पाठ दोहराया जाता था। विद अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हम लोगों के हाथ जो है हम लोगों के कान पर होते थे, जिससे कि हम लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ सके। छोटे बच्चों की क्लास देखिए कि इसमें बच्चे किस प्रकार से रिपीट करते, कान पे उंगली रखकर और तेजी से शोर बचाते हुए याद करते कि लेसन को अच्छे से याद किया जा सके। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ बीच में ही लेसन को रोककर, कि जो भी लेसन मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ते रहिए, लेकिन पढ़ने के साथ साथ जो कुछ मैं बताता जा रहा हूँ उसको आप लोग इमेजिन करते रहिए, मन में उसका एक फिगर लेते आते रहिए, कि जिससे आप लोग याद कर सके। आप लोग की सुविधा के लिए एक फिगर मैंने दे भी दिया है, एक फिगर हर पैराग्राफ के साथ, कि आप लोग आसानी से उसको इमेजिन कर सके और आसानी से याद कर सके। और अब चलते हैं वीडियो पर, कि एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर थे उनका जो रूलर होता, उनके डंडे होते थे, वो बेंच पे रगड़ते थे, पीटते थे। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज जो था सब कुछ एकदम स्थिर था, शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क, और मैं इसी शोर शराबे का फायदा उठाकर जब भी देर होती थी मैं चुपचाप अपनी बेंच पर भाग जाता था। ऐसा वो लड़का सोच रहा है कि इसी शोर शराबे का फायदा उठा के मैं चुपचाप अपनी बेंच पर भाग जाता था, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को दिखे हुए। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन सब कुछ इतना शांत था जैसे रविवार की सुबह। जैसे रविवार की सुबह, जैसे संडे का दिन होता है, स्कूल पूरी तरह से खाली रहता है, बच्चे नहीं रहते, तो स्कूल पूरी तरह शांत रहता है। तो वो बच्चा भी यही बता रहा है, वो लड़का भी यही बता रहा है कि उस दिन भी ऐसे ही एकदम स्कूल में शांति थी, कि लगता है कि कोई नहीं था स्कूल में। थ्रू द विंडो आई सॉ माय क्लासमेट्स, और खिड़की के रास्ते से मैंने अपने क्लासमेट्स को, अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो कि पहले से ही अपने स्थान पर बैठे हुए थे। एंड एम हेमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, और एम हेमेल जो थे वो अपने खतरनाक, जो भयानक दिखने वाला लोहे का डंडा था, उसे लेकर आगे पीछे चल रहे थे। अंडर हिज आर्म, अपने हाथ के बगल में दबाए हुए उसे डंडे को लेकर वो चल फिर रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी,
मतलब मुझे सबके सामने दरवाजा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। नहीं, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचता है, देखता है सब चुपचाप बैठे हुए हैं, और चुपचाप बैठे हुए हैं तो उसे सबके सामने दरवाजा खोल के अंदर जाना पड़ा, और जाना पड़ा तो क्या हुआ उसके साथ। यू कैन इमेजिन हाउ ब्लश्ड एंड हाउ फ्रैग्नेटेड आई वाज। आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि मैं उस समय कितना ज्यादा शर्मिंदा और कितना ज्यादा डरा हुआ था। फ्रैग्नेटेड मतलब डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन जैसा सोच रहा था वैसा कुछ नहीं हुआ। एम हेमेल सॉ मी, एम हेमेल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच अपने स्थान पर जल्दी से जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम लोग तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन ऑन एट माई डेस्क, और मैं तुरंत ही अपने बेंच के ऊपर से कूदा और अपनी डेस्क पे जाकर बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher on his beautiful green coat. जब तक मैंने अपने डर पर काबू नहीं पा लिया, तब तक मैंने ये नहीं देखा कि मेरे जो अध्यापक थे, मेरे अध्यापक जो थे अपने सुंदर से हरे रंग के कोट में थे। His frilled shirt and the little black silk cap all embroidered. उनकी फ्रिल्ड मतलब कढ़ाईदार बूटेदार की जो शर्ट थी वो शर्ट, और एक छोटी सी काली टोपी जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी यानी कढ़ाई की हुई थी। ऐसी ड्रेस में पहने थे, मतलब बूटेदार शर्ट पहने थे, उसके ऊपर ग्रीन कोट पहने थे और काले रंग की कढ़ाई की हुई टोपी पहने थे। दैट ही नेवर वोर एक्सपेक्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जिनको उन्होंने निरीक्षण दिवस या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन दिवस, मतलब एनुअल फंक्शन जैसा होता है उसी दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन दिवस यानी उस दिन के अलावा और पहले कभी नहीं पहना था। वो स्पेशल डे में पहनने वाले कपड़े थे, विशेष दिवस में पहनने वाले कपड़े थे। वैसे कपड़े पहन के उसके टीचर जो है स्कूल आए हुए थे। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलमन, और इसके अतिरिक्त जो था पूरा स्कूल एकदम शांत और स्थिर प्रतीत हो रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, लेकिन वो चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया, was to see on the back benches that were always empty, कि पीछे की बेंच जो हमेशा खाली रहती थी। The village people sitting quietly like ourselves, वहां पे गांव वाले जो थे वो हम लोगों की तरह ही बैठे हुए थे। Old Hauser with his three cornered hat, बूढ़ा हॉजर जो अपनी तिकोनी टोप पहने हुए था। The former mayor, the former postmaster, फॉर्मर मतलब जो पूर्व के मेयर या पूर्व के पोस्टमास्टर। पूर्व का मतलब वे अधिकार, वे लोग जो अब अपने कार्य से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं। तो सेवानिवृत्त मेयर और सेवानिवृत्त पोस्टमास्टर वहां पर हम लोगों की तरह क्लास में चुपचाप बैठे हुए थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इनके अतिरिक्त इन्हीं के जैसे और भी बहुत सारे लोग बैठे होते। एवरीबडी लुक्ड सैड, और प्रत्येक लोग दुखी प्रतीत हो रहे थे। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एंड ओल्ड प्राइमर, और हॉजर जो था एक पुरानी प्राइमर की किताब लेके आया था। प्राइमर मतलब जो एबीसी प्राइमर छोटे बच्चे पढ़ते हैं उस प्रकार की प्राइमर की किताब लेके आया हुआ था। थम्ड एट द एज, जो कि कोनों की तरफ मुड़ी हुई थी। कोनों की तरफ जो बार बार पढ़ना खोलने से कोनों की तरफ किताबें मुड़ जाती है उसको थम्ड कहते हैं, तो वो कोनों की तरफ से मुड़ी हुई किताब थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने इसे पकड़कर अपनी घुटनों के ऊपर खोल के रखा हुआ था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लेइंग अक्रॉस द पेज, और उसने अपने चश्मे इसके पन्नों पर रख रखे थे, क्रॉस करके रख रखे हुए थे। While I was wondering about it all, जब तक मैं इसके बारे में आश्चर्य करता, एम हेमेल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमेल जो थे यानी उसके जो टीचर थे, माउंटेड हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, उसी गंभीर और विनम्र आवाज में जैसा उन्होंने मेरे लिए प्रयोग की थी, उसी गंभीर और विनम्र आवाज में उन्होंने कहा, सेड कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये मेरा आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। जर्मनी की राजधानी जो बर्लिन है, वहां के राजा बिस्मार्क ने ऑर्डर दे दिए थे। क्या ऑर्डर दे दिए थे कि अब अल्सास और लॉरेन यानी फ्रांस के वो दो शहर जो कि प्रूशिया के कब्जे में चले गए थे, जहां जर्मनी का शासन हो गया था, उन दो शहरों में अल्सास और लॉरेन में फ्रेंच की जगह पे अब केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच वहां पे नहीं पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया जो अध्यापक है वो कल आ रहा है। उन्होंने बताया कि जो नया अध्यापक जर्मन पढ़ाने वाले नया अध्यापक है वो कल आ रहे हैं। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये तुम्हारा आखिरी फ्रेंच की क्लास है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूं कि तुम लोग इसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनो।
व्हाट ए थंडर क्रैप दीज वर्ड्स वर टू मी। मेरे ऊपर ये शब्द वज्रपात की तरह गिरे। मतलब फ्रेंच सोच रहा है कि जैसे उसने ये सुना कि ये एम हेमेल की लास्ट फ्रेंच क्लास है और कल से फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, कल से अल्सास और लॉरेन में जर्मन पढ़ाई जाएगी, तो वो सुनकर वो एकदम से अचंभित रह गया, शॉक हो गया और उसने कहा ये शब्द मेरे ऊपर एकदम वज्रपात की तरह गिरे। ओह द रेचेस, कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। रेचेस मतलब दुर्भाग्य, कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। दैट वॉज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। और इसीलिए वे लोग जो थे टाउन हॉल पर इकट्ठे होते। उसने अपने मन में कहा कि अब उसे समझ में आया कि लोग जो टाउन हॉल पर इकट्ठा थे वो इसीलिए इकट्ठा हुए थे कि अब फ्रांस में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। इसकी सूचना टाउन हॉल के नोटिस बोर्ड पे लगी हुई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रेंच का पाठ। वाई, क्यों ऐसा हुआ। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं मुश्किल से सीख पाया था कि कैसे लिखा जाता है। मतलब वो फ्रेंच पढ़ना नहीं जानता था, बहुत मुश्किल से उसने लिखना पढ़ना सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैं इसे और अधिक सीख भी नहीं पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, और मुझे अब यहीं पर रुक जाना रहेगा। ओह हाउ सॉरी, कितने खेद की, कितने दुख की बात है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मैं अपने पाठ जो नहीं याद करता था उस पर मुझे कितने खेद और कितने दुख की बात है। पाठ याद करने की जगह पे क्या करता था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, मैं चिड़ियों के अंडे खोजता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या फिर सार नदी, वहां पे एक नदी थी जिसका नाम था सार नदी के किनारे मैं फिसलने खेलने जाया करता था। माई बुक्स, मेरी किताबें। दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए व्हाइल अगो, मतलब मेरी किताबें जो कुछ देर पहले, कुछ समय पहले तक मुझे बहुत परेशानी का कारण लगती थी, मुझे परेशान करती रहती थी, मेरे लिए सिरदर्द का कारण बनी हुई थी। सो हैवी टू कैरी, मतलब लाने में बहुत भारी लगती थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंस वर ओल्ड फ्रेंड नाउ, और मेरी जो ग्रामर किताब, मेरी जो व्याकरण की किताब है, या फिर संत के इतिहासों की किताब, ये सारी किताबें अब मेरी पुरानी मित्र हो गई थी, क्योंकि अब वो किताबें उसकी किसी काम की नहीं रह गई थी, क्योंकि सारी फ्रेंच में लिखी हुई थी। अब नया जो लेसन शुरू होगा, नई लैंग्वेज जो शुरू होगी, जर्मन की शुरू होगी, तो सारी किताबें उसके लिए अब पुराने मित्र की तरह हो गई थी। दैट आई कुडंट गिव अप, जिनको मैं अब छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि पुराने मित्र जो हो जाते हैं उनको जल्दी छोड़ा नहीं जाता, उनकी बहुत याद आती है। तो वो कह रहा है कि मेरी किताबें पुराने मित्र की तरह हो गई थी जिनको मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। एंड एम हेमेल टू, और एम हेमेल को भी, मतलब अब वो कह रहा है कि एम हेमेल को भी मैं बहुत याद करूंगा, बहुत मिस करूंगा। आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, यह विचार कि वो दूर जा रहे हैं। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उन्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, मुझे उस सब को भुला दिया कि वो कितने कठोर थे, कितने चिड़चिड़े थे, कितने डल स्वभाव के थे। ये वो सब चीजें मैं एकदम से भूल गया, जैसे मुझे पता लगा कि अब वो चले जाएंगे और मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। पुअर मैन, बेचारे आदमी, वो बेचारे एम हेमेल को कह रहा है, बेचारे आदमी अपनी इसी आखिरी पाठ यानी आखिरी लेसन के सम्मान में उन्होंने अपने सबसे अच्छे, सबसे सुंदर कपड़े उस दिन पहन रखे थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं ये भी समझ गया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि वो बूढ़े आदमी यानी वो बूढ़े लोग उस खिड़की, उस क्लास में पीछे की बेंच पर बैठे क्यों थे, दुखी क्यों प्रतीत हो रहे थे। ये चीज अब उस जो है फ्रेंच की समझ में आ गई। इट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था कि दे वर सॉरी टू, उन्हें भी बहुत खेद, उन्हें बहुत दुख हो रहा था। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, और ये उनका तरीका था कि जो हमारे मास्टर थे, हमारे अध्यापक थे, उनकी 40 वर्षों की जो समर्पण पूर्ण सेवा थी उसको सम्मान देने का ये उनका अपना तरीका था कि वो सब उनकी आखिरी क्लास में आए थे और चुपचाप बैठे छात्रों की तरह उनके लेसन को सुन रहे थे। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर, और अपने उस देश के प्रति सम्मान दिखाने का जो कि अब उनका नहीं था। While I was thinking of all this, जब मैं यही सब सोच रहा था, क्या सब सोच रहा था कि लोग पीछे क्यों बैठे हैं, वहां पे लोग इकट्ठा क्यों हुए थे, ये सारी चीजें मैं सोच रहा था। कौन, जो फ्रेंच था वो सोच रहा था। आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम बुलाया गया, ने मुझे पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी दोहराने की या पाठ करने की। किस चीज की, पार्टिसिपल्स की। पार्टिसिपल अब पढ़ने की बारी उसकी थी। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल्थ्रो, मैंने उस पार्टिसिपल्स के रूल को, भयानक रूल को, मैंने भयानक नियमों को सुनाने के लिए क्या नहीं किया, मैंने सब कुछ किया।
कि मैं पार्टिसिपल्स के सारे रूल ठीक ठाक सुना ले जाऊं। वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, बहुत तेज और स्पष्ट रूप में, तेज आवाज में और स्पष्ट रूप में बिना किसी गलती के मैंने उस पार्टिसिपल्स को रूल को सुनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। बट लेकिन आई गॉट मिक्सड अप द फर्स्ट वर्ड, लेकिन मैंने जैसे पहले शब्द बोला वैसे मैं सब गड़बड़ा गया, मेरा सब गड्ढमड्ढ हो गया कि आगे का शब्द पीछे, पीछे का शब्द आगे, सब बिगड़ गया मेरा। एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन माई डेस्क माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं वहीं पर अपनी बेंच को पकड़े खड़ा रह गया। मेरा जो हृदय था, मेरा जो दिल था, बहुत तेज से धड़क रहा था और मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर देख सकूं। आई हर्ड, मैंने सुना, एम हेमेल से टू मी, एम हेमेल मुझसे कहते हैं, आई वोंट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम्हें अपने आप में बहुत पर्याप्त ही बुरा लग रहा है, तुम्हें अपने आप में ये फील हो रहा है कि मैंने बहुत बुरा किया। सी हाउ इट इज, देखो ये कैसे है। एवरी डे वी हैव सेड आवरसेल्फ, प्रत्येक दिन हम लोग अपने आप से कहते हैं, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो, अरे हम लोगों के पास तो अभी बहुत सारा समय है और हम लोग इसे कल याद कर लेंगे। ये जो है एम हैमेल ने फ्रेंच से कहा। हम लोग प्रतिदिन अपने आप से ये कहते हैं कि अरे हम लोग के पास अभी बहुत सारा समय है, इसे हम आज नहीं कल कर लेंगे। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देखो, वेयर वी हैव कम आउट, कि अब हम कहाँ पर आ चुके हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद द अल्सास, यही अल्सास की सबसे बड़ी परेशानी है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वो याद करने या सीखने का काम कल पे टाल देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से यू, और ऐसे लोग अपने आप को इस कहने का मतलब अधिकार नहीं रखते हैं, हाउ इट इज, ये कैसा है, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, कि आप अपने आप को फ्रेंच मैन यानी कि एक फ्रांसीसी कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आपके पास अपनी भाषा की पकड़ ही नहीं है, आप अपनी भाषा की जानकारी ही नहीं रखते हैं, तो आप अपने आप को एक वास्तविक अपने देशवासी या वास्तविक फ्रांसीसी कैसे कह सकते हैं। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, जबकि आप अपनी भाषा ना तो बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं, तो आप अपने आप को वास्तविक फ्रांसीसी कैसे कहते हैं। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो। एम हेमेल ने फ्रेंच से कहा कि तुम सबसे बुरे नहीं हो छोटे फ्रेंच। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील रिप्रोच अवरसेल्फ विथ, और हम लोगों के पास अपने आप को दोष देने के लिए पर्याप्त कारण। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस एनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता इतने उत्सुक नहीं है कि तुम लोग सीख सको, यानी उन्होंने कहा है कि तुम्हारे माता पिता भी इसमें दोषी हैं, और वो इतने उत्सुक अपने आप को कभी नहीं बनाते, इतना ज़्यादा उत्सुकता नहीं दिखाते कि तुम लोग कुछ पढ़ लिख सको। दे प्रेफर्ड टू पुट यू to work on a farm or at the mills so as to have a little more money, वह आपको फार्म पे यानी खेतों में काम करने के लिए भेज देते हैं या मिल में काम करने के लिए भेज देते हैं, जिससे तुम लोग कुछ ज्यादा कुछ पैसे कमा सको और उनकी घर चलाने में मदद कर सको। और एंड आई, और मैं किस प्रकार से दोषी, उन्होंने कहा, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी दोष दिया जाना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्या मैंने तुम्हें तुम्हारे पाठ याद करने की जगह पर अपने फूलों में पानी देने के लिए तुम्हें नहीं भेजा था। एंड व्हेन, और जब, आई वांटेड टू गो फिशिंग, एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली का शिकार करने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, क्या मैंने तुम्हें एक छुट्टी नहीं दे दी। नहीं, इस प्रकार से हेमेल ने कहा कि हम सब दोषी हैं, तुम्हारे ना पढ़ पाने के कारण हम सभी दोषी हैं इसमें, कि क्या हमने ऐसे से अपने काम नहीं करवाया, उनको पढ़ने की जगह पे काम देकर हम लोगों ने दोष नहीं लिया, हम लोगों ने भी दोष लिया। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब एक चीज से दूसरी चीज तक, एम हेमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमेल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बहुत सारी बातें की। सेइंग दैट, यह कहते हुए, इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये संसार की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे सुंदर, सबसे अच्छी भाषा है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, ये सबसे स्वच्छ मतलब सबसे स्पष्ट और सबसे ज्यादा लॉजिकल भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस, हम सबको इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी इसे भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड, जब कोई व्यक्ति दास होता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट देयर लैंग्वेज, जितनी ज्यादा मजबूत पकड़ वो अपनी भाषा पर रखता है, इट इज एज इफ दे हैड द की ऑफ देयर प्रिजन, ऐसा होता है कि वो उनके पास उनकी भाषा की पकड़ ही जो होती है उनकी कैद की चाबी होती है। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, और तब उन्होंने एक व्याकरण की किताब खोली और हम लोगों से हमारा पाठ पढ़वाया।
आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। और मैं ये देखकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ, बहुत ही ज़्यादा अचंभित हुआ कि मुझे आज कितना समझ में आ रहा है। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, सो इजी। जो वो कह रहे थे वो इतना ज़्यादा आसान था, इतना ज़्यादा आसान था। आई थिंक, मैंने सोचा, टू दैट आई हैड ए नेवर लिसन सो केयरफुली। मैंने सोचा कि मैंने कभी इनकी बात को इतनी ध्यानपूर्वक सुना भी नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। और ना ही कभी उन्होंने धैर्य से किसी भी चीज़ को इतनी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया था या बताया था। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away। और ऐसा लगता था कि वो जो एम हेमेल थे वो सब कुछ हम लोगों को अपने जाने से पहले बता देना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड एट वन स्ट्रोक। और सब कुछ हमारे दिमाग में एक ही बार में, एक ही स्ट्रोक में डाल देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के पाठ के बाद, यानी व्याकरण के पाठ के बाद, हम लोगों के पास लिखने का कार्य है, लिखने का लेसन दिया गया। दैट डे एम हेमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उन दिनों एम हेमेल के पास हम लोगों के लिए नई कापियाँ थी। अर्थात उन दिनों उस दिन जो एम हेमेल थे वो हम लोगों के लिए नई कापियाँ लेकर आए थे। रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हेड, जिस पर गोल गोल अक्षरों से लिखा हुआ था फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, यानी फ्रांस, अल्सास और फ्रांस, मतलब ये देश का नाम और उस स्थान का नाम अल्सास लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। और वो छोटे छोटे झंडे की तरह ऐसे लग रहे थे कि छोटे छोटे झंडे स्कूल भर में लहरा रहे हैं। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। और अपने छोटे से रॉड में हम लोगों की बेंच पर लगा दिए गए हैं। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। और आपको उस समय देखना चाहिए था कि सब लोग अपना काम कैसे कर रहे हैं। एंड हाउ क्वाइट इट वाज। और ये सब कुछ कितना शांत है। द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। और केवल एक आवाज आ रही थी। किसकी आवाज? अब हमारे पेन के स्क्रैच करने की, नहीं चलने की आवाज पेपर पे, वही केवल आ रही थी। वंस सम वेटल्स फ्लू इन। जब कुछ कीड़े अंदर आ गए, एक बार जब कुछ कीड़े अंदर आ गए, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम। लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। मतलब लिखने में सब इतने मगन थे कि एक बार कुछ बीटल्स, यदि कुछ गुबरैले अंदर गुनगुन करते हुए उड़ के चले आए अंदर, तो लेकिन फिर भी लोगों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिल वंस। यहाँ तक कि सबसे छोटे बच्चे जो हमारी क्लास में बैठे होते, उन्होंने भी उन कीड़ों पर ध्यान नहीं दिया। हु वर राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स। जो अपने फिश हुक, मतलब मछली मारने का कांटा जो होता है, उस कांटे को ट्रेस कर रहे थे, बना रहे थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू। ऐसा लग रहा था कि वे भी फ्रेंच लिख रहे हैं। ऑन द रूफ द पिजन कूड वेरी लो। और छत पे जो कबूतर थे बहुत धीमे धीमे बोल रहे थे। एंड आई थॉट माई सेल्फ टू माई सेल्फ। और मैंने अपने आप में ही सोचा, विल दे मेक ही देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन। क्या वे सब लोग जर्मन में गाना सिखाएंगे, यहाँ तक कि कबूतरों को? वो सब कौन? जो कल से जर्मन, मतलब अगले दिन से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने आ रहे थे। तो फ्रेंच ने सोचा, क्या वे सब इन कबूतरों को भी जर्मन में बोलना सिखाएंगे? Whenever I looked up from my writing, जब भी मैं अपनी लिखने से ऊपर देखता, मैं देखता एम हेमेल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर। एम हेमेल जो थे अपनी कुर्सी पर एकदम स्थिर और शांत बैठे हुए थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग। पहले एक चीज को देखते, देन एट अनदर, तब दूसरी चीज को देखते। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। ऐसा लगता था कि वे सभी चीजें जैसी उस छोटे से क्लास में दिख रही हैं, वैसी ही अपने दिमाग में एकदम फिक्स कर लेना चाहते थे। मतलब वो चाहते थे कि जैसी जो चीजें दिखाई दे रही क्लास में, वैसी अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा ले, क्योंकि अब उन्हें उस स्कूल में रहना नहीं था, उस स्कूल को छोड़कर अगले दिन चले जाना था। इसीलिए वो सारी चीजों को एकदम से याद कर रहे थे। फॉर 40 years he had been there in the same place। 40 वर्षों तक एक ही स्थान पे वो रहे थे। मतलब 40 वर्षों तक पढ़ा रहे थे, तो उसी क्लास में, उसी जगह पर पढ़ा रहे थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लासरूम इन फ्रंट ऑफ हिम। मतलब खिड़की से बाहर की तरफ बगीचा था और उस बगीचे के सामने उनकी क्लास थी। और 40 वर्षों से वो उसी क्लास में थे। जस्ट लाइक दैट। बिल्कुल सब कुछ एक जैसा ही था। मतलब 40 वर्ष पूर्व जैसा सब कुछ था, वैसा ही अब उसे 40 वर्ष पश्चात भी वैसा ही रह गया था। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन ओवर्न स्मूथ। और केवल डेस्क और बेंच केवल घिस के चिकनी हो गई थी। मतलब लगातार यूज करने से लकड़ी की बेंच जो होती है घिस जाती है, चिकनी हो जाती है। तो बताया कि 40 वर्षों लगातार बेंच की यूज करने से वो घिस चुकी थी, चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर।
और बगीचे के जो अखरोट के पेड़ थे वो लंबे हो चुके थे, मतलब 40 वर्षों में लंबे होकर फल देने लगे थे। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वेन अबाउट द विंडोज टू द रूफ। और होप वाइन एक बेल जो थी, फूलों वाली बेल, जिनको उन्होंने खुद अपने हाथ से लगाया था, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिनको उन्होंने खुद लगाया था, ट्वेन अबाउट द विंडोज टू द रूफ, अपनी मतलब वो बेल जो थी बड़ी होकर खिड़कियों की तरफ लपेट के छत की तरफ चली गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। और ये सब कुछ ऐसे ही छोड़ के चले जाना उनके हृदय को बहुत दुख दे रहा था, उनके मन को बहुत ज्यादा तोड़ रहा था। पुअर मैन, बेचारे आदमी, मतलब एम हेमेल के हृदय को ये सब चीजें ऐसे छोड़ के चले जाना बहुत ही ज्यादा दुखदाई था, बहुत ही ज्यादा दर्द दे रहा था। टू हियर मतलब ये भी सुनना, हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन हिज रूम अबव, कि छत पे उनकी जो बहन थी वो इधर से उधर घूम रही थी। पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपने बक्से को पैक कर रही थी, मतलब क्योंकि उन्हें दूसरे दिन जाना था। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें दूसरे दिन ही इस देश को छोड़कर जाना था, इसीलिए वो छत पे घूम घूम के, जहां वो क्लास जिस क्लास में पढ़ा है तो उसी क्लास के ऊपर वे लोग रहते भी थे, वो और उनकी सिस्टर। तो वो सुन सकते थे कि वो उनकी जो सिस्टर थी वो कमरे भर में घूम घूम कर अपने सामान की पैकिंग कर रही थी, क्योंकि दूसरे दिन ही उनको निकल जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनके अंदर इतना साहस था, इन सब चीजों के इतने दुख के बावजूद उनके अंदर, मन के अंदर इतना साहस था कि वे हर लेसन को आखिरी तक सुन सके। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हम लोगों का इतिहास में हम लोगों को एक लेसन पढ़ाया गया, हिस्ट्री में एक लेसन पढ़ाया गया। एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा बे बी बो बू, तब छोटे बच्चों ने एक जो लेटर कहा, वर्ड कहे, बा बे बी बो बू, वैसे ही जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं आ आ ई, उसी प्रकार से फ्रेंच में बा बे बी बो बू, ये वर्ड थे, ये लेटर थे जो छोटे बच्चों ने उच्चारित किए। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, ओल्ड हॉसर had put on his spectacles and holding his primer in his both hands। और पीछे कमरे में पीछे की तरफ आप देख सकते थे कि जो बूढ़ा हॉजर था उसने अपने चश्मे पहन लिए थे, पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मे पहन लिए थे, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपनी जो प्राइमर की किताब थी, जो जैसे प्राइमर की हम लोगों की किताब होती थी, उनकी प्राइमर की किताब थी, उस प्राइमर की किताब को अपने दोनों हाथों से पकड़ रखा था। स्पेल द लेटर्स विद देम, उन्हीं के साथ वो भी वो लेटर्स बोल रहे थे, जैसे छोटे छोटे बच्चे बोल रहे थे बा बे बी बो बू, उसी प्रकार से वो हॉजर भी जो था उन्हीं बच्चों के साथ वो लेटर बोल रहा था। यू कुड सी, आप देख सकते थे, दैट ही टू वाज क्राइंग, वो भी रो रहा था, मतलब वो हॉजर भी जो था अपने टीचर के जाने से, जो एम हेमेल के देश छोड़ के जाने से रो रहा था। हिज वॉइस ट्रम्बलिंग विद इमोशन, उसकी आवाज जो थी जो है भाव में कांप रही थी, भावावेश में कांप रही थी। And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry। और ये सुनना बहुत ही विचित्र था, बहुत ही मजाकिया था कि हम सब रोना भी चाहते थे, हंसना भी चाहते थे। ये फ्रेंच बता रहा है कि उस समय स्थिति हम लोगों की ऐसी हो गई थी कि हम रोना भी चाहते थे और हंसना भी चाहते थे। ऐसा कोई सुन लेता तो बहुत मजाक उड़ाता कि कोई एक व्यक्ति एक ही साथ कैसे रो भी सकता है, हंस भी सकता है। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट लास्ट लेसन, और अरे मुझे वो आखिरी पार्ट अब तक कैसे याद है, मतलब जैसे मैंने उस समय देखा था वैसे ही मुझे अब वो आखिरी पार्ट अभी तक याद है अपना, जो एम हेमेल ने मुझे हम लोगों को फ्रेंच के बारे में पढ़ाया था। ऑल एट वंस, तभी चर्च की घंटी ने 12 बजे, स्ट्रक 12, 12 बजे। देन द एंजेलस, मतलब सूचना हो गई कि अब 12 बज चुके हैं। एट द सेम मोमेंट, और इसी क्षण, द ट्रम्पेट्स ऑफ प्रूशियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, और तभी ये आवाज आई कि जो प्रूशियन सिपाही थे वो अपनी युद्ध के अभ्यास के साथ लौट रहे थे, उनके पैर की उनके पदचाप सुनाई दिए। ट्रम्पेट मतलब पदचाप हम लोगों को सुनाई दी कि प्रूशियन सोल्जर अपने युद्ध के अभ्यास से लौट रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, जिसकी आवाज हम लोग खिड़की के नीचे से आ रही थी। एम हेमेल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, एम हेमेल खड़े हो गए और बहुत ही पीले पड़े थे, बहुत ही ज्यादा उदास होने का उनका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था, वो अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए थे। आई नेवर सॉ हिम लुक सो, मैंने कभी उन्हें इतना लंबा नहीं देखा था, क्योंकि वो अब जो खड़े थे अपनी कुर्सी के ऊपर चढ़ के खड़े थे, जमीन पर नहीं खड़े थे, कुर्सी के ऊपर चढ़ के खड़े हुए थे। माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, सेड ही, उन्होंने कहा मेरे मित्रों, आई मैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन किसी बात ने उनका गला रुंध दिया। चोक मतलब उनका गला रुंध गया किसी बात से। ही कुड नॉट गो ऑन, और वो आगे कुछ नहीं बोल पाए। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, तब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ घूमे,
टुक ए पीस ऑफ चॉक, और एक चाक का टुकड़ा लिया, मतलब ब्लैक बोर्ड की तरफ अपना चेहरा घुमाया और बड़ा सा मतलब एक चाक का टुकड़ा ले लिया। एंड बेरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी जितनी ताकत थी, जितनी क्षमता थी, उस सारी क्षमता के साथ ही रोट, उन्होंने लिखा एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा लिखा। वेब ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब फ्रांस अमर रहे, लॉन्ग लिव फ्रांस। वेवला फ्रांस, ये फ्रेंच लैंग्वेज में लॉन्ग लिव को वेवला कहते हैं। वेवला फ्रांस यानी लॉन्ग लिव फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड, और तब रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और अपने सिर को दीवार के ऊपर टिका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना किसी शब्द के, ही मेड ए जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथ से हम लोगों के लिए इशारा किया, मतलब अपने सिर को दीवार पे टिकाया टिकाया अपने हाथ से हम लोगों के लिए इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, मतलब स्कूल अब खत्म हुआ और आप लोग अब घर जा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आ गया हो, तो एक लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मिलता हूं अपने अगले वीडियो लेक्चर में।